हेलो दोस्तों। तो आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है फिलिप कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये पूरी सीरीज़ चल रही है फिलिप कर्व की, तो जो वीडियो आपने देखी नहीं है आप पीछे आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? इसमें कवर करेंगे हम इंट्रोडक्शन, स्मॉल डेफिनेशन देखेंगे और लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व एंड शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो फिलिप कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई, इनके बारे में देखते हैं। तो फिलिप कर्व मैंने आपको पहले बताया कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? ये आपका इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है और इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू भी बताते हैं कि ऑगमेंटिक फिलिप कर्व भी बोलते हैं इसे। ये इन्फ्लेशन रेट है, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और ये हमारा जो है ये करंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोनों के बीच में अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट गैप है ये, तो इनके बीच में अगर गैप आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इन्फ्लेशन चेंज आएगा। ओके, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये नेचुरल रेट से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट कम होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेचुरल रेट से कम है तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे देखते हैं कि ये सप्लाई कर्व होता क्या है। तो जनरली आपने जो पढ़ा हुआ है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व की क्या बात करते हैं हम, तो इसमें ये होता है कि रिलेशनशिप बताता है कि इसमें प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। तो पता लग गया, ये इन्फ्लेशन रेट या जनरल प्राइस भी बोल सकते हैं आप इसको जनरल प्राइस लेवल भी बोल सकते हैं, जनरल प्राइस लेवल। तो सिंपल सा आप बताए, ये प्राइस और जो है ये जो है टोटल क्वांटिटी जो है हमारी इकोनॉमी में, उनके बीच में रिलेशनशिप बताती है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। जिस तरह से हमने इंडिविजुअल फॉर्म का माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई का पढ़ा था, उसी तरह ये अपवर्ड्स लोबिंग है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि फिलिप कर्व एंड लॉन्ग रन हमारा एग्रीगेट सप्लाई, एएस हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई के लिए लगा हुआ है। ओके, तो देखो, लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट सप्लाइड एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन रेफर टू एज द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। However, the natural rate of output is more commonly referred to as a potential output. Okay, तो देखो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में फिलिप कर्व क्या होता है, जो भी नेचुरल रेट होता है हमारा उस पर ऑपरेट करता है। तो जो नेचुरल रेट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, जिस पे जो भी हमारा आउटपुट होगा उसे बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। इसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट भी बोलते हैं या पोटेंशियल आउटपुट भी बोलते हैं। तो सीधा समझ आ गया आपको यहाँ पे कि जो हमारा जो है फिलिप कर्व जो सीधा वर्टिकल होता है हमारा, ये फिलिप कर्व है। ओके, ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व हमारा वर्टिकल है, तो हमारा क्या होगा? ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी वर्टिकल होगा। ओके, ये वाई ओ एक्स है, ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है, ये और ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो ये वर्टिकल है क्योंकि ये भी नेचुरल जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है उसी पे ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह की हमारा क्या है, ये हमारा फिलिप कर्व ऑपरेट कर रहा होता है। और ये हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने फिर से ये इक्वेशन यहाँ पे बताया है और इस इक्वेशन के आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या होता है कि जब भी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन आ जाता है, लॉन्ग रन आता है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ना, जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो तो हमारा आपको पता है जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन है उसके इक्वल होता है। ओके, और वही इन्फ्लेशन होता है और ये वाला आगे वाला इक्वेशन पूरा जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इस कंडीशन में जैसे ये या इस कंडीशन में दोनों जो इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हमारा किसके, हमारी जो t-1 जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन है, यहाँ पे ये ऐसा ही होगा, ये कंडीशन आ जाएगी। ओके, ये इन्फ्लेशन वही होगी जो पास्ट ईयर में इन्फ्लेशन था और हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुँच गए हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, फिलिप कर्व एंड द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसे समझने से पहले आपको ओकुन लॉ समझना पड़ेगा। ओकुन लॉ क्या बोलता है कि हमारा 1% अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो 2% हमारा जीडीपी डिक्लाइन हो जाता है।
क्योंकि 1% अनएम्प्लॉय, जैसे 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, तो 2% हमारा आउटपुट में डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट 1% बढ़ जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो हमारा आउटपुट कितना 2% बढ़ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो ज़्यादा हायरिंग नहीं होगी। जो ऑलरेडी जो लेबर एम्प्लॉयड है उसे ज़्यादा काम करवा दिया जाता है, लेबर मार्केट पूरी टाइट कंडीशंस हो जाती हैं। तो यही रीज़न है जो कि ओकुन ने दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो देखो अब समझना है हमें क्या करना है। अगर शॉर्ट रन हमें एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, तो हमें जो ये अनएम्प्लॉयमेंट गैप है, क्या है ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट गैप है, अनएम्प्लॉयमेंट गैप, इसको रिप्लेस करना है हमें आउटपुट गैप से। ये क्या है, आउटपुट गैप। मैंने आपको पहले भी बताया कि आउटपुट गैप क्या होता है। ये हमारा यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट है और आगे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट है। दोनों के बीच में जो भी गैप होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम आउटपुट गैप बोलते हैं और इसको अनएम्प्लॉयमेंट गैप बोलते हैं। और ऊपर मैंने आपको बताया कि हमेशा जो भी आउटपुट गैप है उसका हमेशा आधा होगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट गैप। ओके, तो इसलिए हमने इसको आधा कर दिया। बताया था ना मैंने कि अनएम्प्लॉयमेंट 1% है, तो आउटपुट कितना गिरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट गैप 1% है, तो हमारा आउटपुट गैप कितना होगा, 2% होगा। ओके, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसको 2 को आधा कर दिया हमने, 0.5 डाल दिया। तो इसी को हमें रिप्लेस कर देना है। देखो जो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था इक्वेशन, फिलिप कर्व का इक्वेशन था ऑलरेडी, उसमें हमने जो है इस पूरे इक्वेशन को इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, और हमने ये जो है ओमेगा एंड 0.5 जो है इसको हम बीटा के इक्वल लिख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ गया, ये आ गया। ओके, अब ये बीटा आ गया और ये हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ गया। ओके, तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। देखो और मैं इसको अच्छे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारा इस तरह से होगा, हमारा ये क्या होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम आ गया हमारे पास। ओके, तो ये बीटा क्या बताता है, ये सेंसिटिविटी बताता है हमारा किसके, आउटपुट गैप के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे अगर वेजेज जो है हमारा वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगी किसके लिए, जो भी मार्केट में हमारी इन्फ्लेशन चेंज हो रही है, तो ये जैसे जैसे इसकी स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी और पूरी बहुत इस बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगा और सेम हो जाएगा। जैसे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है उसी तरह शॉर्ट रन भी हो जाएगा। पर बीटा का वैल्यू पूरी तरह से आपको पता है वैल्यू लार्ज नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में वेज रिजिडिटीज होती हैं। तो इसी रीज़न की वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, ये अपवर्ड स्लोपिंग आ गया, पता लग गया आपको। यहाँ पे आपने सीखा कि किस तरह से हमने देखा कि देखो सप्लाई में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा प्राइस है उसमें और आउटपुट में रिलेशनशिप बताना है। ओके, तो और ओकुन लो के थ्रू हमने देखा कि 1% अनएम्प्लॉयमेंट 2% आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है। और फिलिप कर्व में क्या है, हमने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट गैप ले रखा था यहाँ पे, तो उसको हमने इस आउटपुट गैप से रिप्लेस कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट गैप और आउटपुट गैप के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको कर दिया तो हमारे पास सीधा रिलेशन आ गया है। यहाँ पे देखो सीधा ही आ गया, ये प्राइस आ गया और ये आउटपुट आ गया। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है यही सप्लाई का बता रहा है हमें। ओके, तो आगे और देखते हैं कि ये देखो, ये हमने डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो यही बता रहा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके दोस्तों, तो ये मैं एक और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये दिया गया है कि पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन मैंने 2% ले लिया है। ओके, और ये जो बीटा का वैल्यू था कोफिशिएंट 1.5 है, और ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट 10 मिलियन ले रखा है मैंने, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट है जो। ओके, तो ये रिलेशनशिप बता रहा है। सपोज पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन 2% था, अगर अब हमारा 11 मिलियन आउटपुट हो जाता है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चले जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखो तो इन्फ्लेशन रेट 3.5 हो गया। तो क्या पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है ना। पहले इन्फ्लेशन ये जैसे जैसे हमारा
जो है ये एक्चुअल आउटपुट हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट है उससे ज़्यादा हो गया। ओके, तो लेबर मार्केट पूरी तरह से टाइट हो गई तो वेजेज बढ़ गए हमारे, तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे देखो की फाइंडिंग्स क्या है हमारी। देखो लॉन्ग रन का सप्लाई का सबको पता है वर्टिकली होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको पता है कि जो है आउटपुट गैप जो है पूरा जीरो होता है, और जो है फिलिप कर्व भी हमारा वर्टिकल होता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल आउटपुट, इनके बीच में रिलेशनशिप आपको देखना है। देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास अगर आ जाता है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो हमें नेचुरल आउटपुट का पता चल जाता है। तो ये वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल ही होगा। ओके, तो आगे देखते हैं कि शॉर्ट रन सप्लाई का स्लोप अपवर्ड, और जो है शॉर्ट रन में क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा इन्फ्लेशन, वेजेस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। और ये पूरी तरह से जो है वेजेज एडजस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग। अगर पूरी तरह एडजस्ट हो जाए तो ये भी वर्टिकल बन जाएगा इस तरह से, जैसे लॉन्ग रन में होता है। ओके, और ओक्विन लॉ लिंक ये हमारा फिलिप कर्व और सप्लाई कर्व को हम ओक्विन लॉ के थ्रू ही लिंक करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से मैंने बताया कि इन्फ्लेशन क्या है, ये एक्सपेक्टेड है आ गया। ओके, और ये हमारा ये ओमेगा, और ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट गैप आ गया। ओके, अब इस अनएम्प्लॉयमेंट गैप को रिप्लेस करना है हमें, किससे करना है, हमें आउटपुट गैप से। और अनएम्प्लॉयमेंट गैप किसके इक्वल होता है, ये होता है 0.5, और ये y माइनस वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसको हम जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है ये पूरा सप्लाई कर्व आ जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।